इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स और सोशल गुड्स, सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कैपिटलिस्ट इकनॉमीज में, या हम कह दें कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें कुछ सीमित कार्यों को छोड़कर अधिकांश क्रियाएं निजी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होती हैं और इस व्यवस्था के अंतर्गत ये स्वीकार किया जाता है कि निजी साहसियों के माध्यम से या निजी क्षेत्र के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए ऑप्टिमम या अनुकूलतम या सबसे बेहतर स्थिति होती है। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप कुछ स्थितियों में आवश्यक है, और यदि ऐसा है तो वास्तव में उन वस्तुओं और सेवाओं क्या की जो नेचर या प्रकृति है, क्या उन वस्तुओं से भिन्न है जो निजी क्षेत्र में उत्पादित की जानी चाहिए। और इसी संदर्भ में वस्तुओं को हम लोग विभाजित करते हैं दो श्रेणियों में, निजी वस्तुएं और सामाजिक वस्तुएं। और यदि दोनों के मध्य हम अंतर स्पष्ट कर दें तो हमारे लिए ये ज़्यादा सहज होगा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र की महत्ता को आसानी से समझ और समझा सकें। जब हम निजी वस्तुओं की बात करते हैं तो निजी जो हमारी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें आर्थिक क्रियाओं के संचालन का एक व्यवस्था है, और जिसको हम लोग मार्केट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, या जिसे हम प्राइस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और जिसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि बाजार में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं वो मूल्य के माध्यम से होती हैं, और उस व्यवस्था में क्रेता जो है या उपभोक्ता हम कह लें उनको, वो वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मूल्य का ऑफर देता है, और उस मूल्य पर उत्पादक यदि वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं तो वो उन्हें खरीदता है, और एक तरह से दोनों पक्षों को, उपभोक्ता और उत्पादक में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, और समस्त चीज़ें प्रतियोगिता के आधार पर उत्पादित होती हैं, निर्धारित होती हैं, वितरित होती हैं। और ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि दोनों वर्गों को यथासंभव अधिकतम जो उनके लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, और इस दृष्टि से उस व्यवस्था को अनुकूलतम माना जाता है। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि इसी चैनल पर मार्केट मैकेनिज्म या बाजार जो यंत्र है या बाजार जो प्रणाली है, उसका अर्थ क्या है
और वो किस प्रकार से कार्य करती है, इस पर एक वीडियो पड़ा है और उसको अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो इसे समझने में आसानी होगी और हमारा थोड़ा समय भी बच जाएगा, क्योंकि उन चीज़ों को हम यहाँ बार बार दोहराएंगे नहीं। तो जब हम निजी वस्तुओं की बात करते हैं तो उस संदर्भ में दो तीन चीज़ें हमें स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो ये है कि निजी व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति से मतलब है, एक परिवार से मतलब है, इस रूप में। और जिस वस्तु का उपभोग करेंगे ये विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा की जाएगी, असंख्य व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है। और वैसी स्थिति में जिस वस्तु की हम कल्पना कर रहे हों वो वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि उन्हें हम विभाजित कर सकें, वो डिविजिबल हों, ताकि जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उस रूप में दी जा सके। तो निजी वस्तुओं का एक गुण ये है कि ये वस्तुएं डिविजिबल होती हैं, विभाज्य होती हैं और विभिन्न उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जितनी उनकी मांग है उस रूप में उनको पूरा किया जा सकता है। जितनी भी बाजार में वस्तुएं हैं हम किसी को भी गिना सकते हैं। अगर आप कपड़ा ले तो जिसको जिसकी ज़रूरत है उतना मीटर उसमें से काट के उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्यथा हम जितनी भी वस्तुएं देख सकते हैं, साइकिलें हैं, स्कूटर्स हैं, बाज़ार में जितने खाद्य पदार्थ हैं, जिस मात्रा में आपको चाहिए उस मात्रा में आपको मिल जाएगा। और इस रूप में ये सब विभाज्य हैं और जितनी मात्रा उपभोक्ता लेता है उसके बदले वो मूल्य देता है और मूल्य उतना देता है जितना उस वस्तु की उसको उपयोगिता होती है। और इस प्रणाली के पीछे ये भी छिपा हुआ है कि उपभोक्ता को ये पता है कि जो वस्तु वो खरीदने जा रहा है इनके उपभोग से उसको कितनी उपयोगिता मिलेगी, जितनी उपयोगिता मिलेगी उतना वो मूल्य देगा। और इसमें ये भी पीछे छिपा हुआ है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और मुद्रा के रूप में बताया जा सकता है और ऐसा करने में उपभोक्ता सक्षम है और सक्षम इस दृष्टि से है कि बाजार का उसको पूरा ज्ञान है और वो विवेकशील है, अपने बारे में जो निर्णय लेता है वो निर्णय सर्वोत्तम होता है। इन तमाम मान्यताओं के अंतर्गत ये माना जाता है कि उपभोक्ता वस्तु के लिए मूल्य का प्रस्ताव करता है। अब एक सवाल और उठता है कि मूल्य का प्रस्ताव वो कब करेगा। कोई भी उपभोक्ता मूल्य का प्रस्ताव कब करेगा? तो मूल्य का प्रस्ताव वो तभी करता है जब उसको कोई वस्तु बिना मूल्य दिए उपलब्ध न हो। अर्थात जो वस्तु है उसको कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा उसका मूल्य देकर, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है तो यह व्यक्ति जो मूल्य नहीं चुकाता है उसके उपभोग से वंचित हो जाएगा। तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं, इसी को कहते हैं अर्थशास्त्र में कि यहाँ पर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है। अर्थात जो वस्तु है उसके ढेर सारे उपभोक्ता हैं, वस्तु की मात्रा सीमित है और इसलिए उपभोग करने वाले अधिक लोग हैं। अगर कोई उसको उपभोग कर लेता है तो जितनी मात्रा में उपभोग कर लेता है वस्तु की उतनी मात्रा कोई दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात वह उसके उपभोग से वंचित हो जाएगा। और इसलिए वस्तु उसे मिल जाए क्योंकि उस वस्तु की उसको आवश्यकता है, उसकी के उपभोग होने से उसकी संतुष्टि पूरी होगी और संतुष्टि पूरी होने से उसे एक तरह का आनंद मिलता है। उसे प्राप्त करने के लिए वो उस वस्तु को प्राप्त करना चाहेगा और उसके लिए कुछ मूल्य देने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो मूल्य देने के लिए अगर उसको बिना मूल्य दिए मिल जाती, कारण मतलब अगर वस्तु ऐसी होती कि जो जितना चाहे उतना उपभोग कर ले, तो वैसी स्थिति में
कोई मूल्य देने के लिए तत्पर नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का हम सभी लोग उपयोग करते हैं, और हम जितना हम उपभोग करते हैं इसकी मात्रा इतनी पर्याप्त है कि चाहे जितना आप इस ऑक्सीजन का उपभोग कर लें, किसी दूसरे को ये कम नहीं पड़ेगी। और यदि ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति इस वस्तु के लिए उसका मूल्य चुकाना नहीं चाहेगा, क्योंकि बिना मूल्य दिए ही ये वस्तु उसको उपलब्ध हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात सभी लोग एक साथ वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसका उपभोग कर सकते हैं। तो एक जो निजी वस्तु का एक जो सबसे प्रमुख गुण है वो ये है कि ऐसी वस्तु को हम निजी वस्तु कहेंगे जिसका उपभोग यदि कोई एक व्यक्ति करता है तो दूसरा व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग से वंचित हो जाता है, अपवर्जित हो जाता है, और यहाँ पर अपवर्जन का नियम सिद्धांत लागू हो जाता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसको कोई एक व्यक्ति अगर उपभोग करे और दूसरा व्यक्ति उसको उपभोग न कर पाए तो हम कहेंगे ये वस्तु जो है ये निजी वस्तु है। निजी वस्तु का एक और गुण है, वो ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं और वस्तु की मात्रा सीमित है, और एक अगर उपभोग करता है तो दूसरा उससे वंचित हो जाता है। और क्योंकि आवश्यकताओं की तीव्रताएं में अंतर होते हैं, और आप जानते हैं कि कुछ की आवश्यकताएं बहुत तीव्र होती हैं जो जल्दी से जल्दी उसको पूरा करना चाहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो उनकी तीव्रता थोड़ी कम होगी। जिसकी आवश्यकता जितनी ही तीव्र होगी वो उतना ही अधिक मूल्य चुकाएगा और उतना जल्दी ही उस वस्तु का उपभोग करना चाहेगा। और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति अगर कोई उस वस्तु का उपभोग कर लेता तो ये वंचित रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति चाहता है कि हम सबसे पहले इस वस्तु का उपभोग कर लें, हम इस वस्तु का उपभोग कर लें, और इसलिए और एक उपभोग करेगा दूसरा वंचित हो जाएगा। इस नाते वस्तु को पाने के लिए ये विभिन्न उपभोक्ताओं के मध्य जो है वो एक तरह से प्रतिद्वंदिता होगी, एक तरह से वो प्रतिस्पर्धी की तरह काम करेंगे, एक तरह से एक दूसरे को हम कह सकते हैं परस्पर विरोधी या राइवल प्रतिद्वंदी होंगे। तो जहाँ पर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के मध्य प्रतियोगिता हो, प्रतिद्वंदिता हो, हम उन वस्तुओं को निजी वस्तु कह सकते हैं। तो निजी वस्तु के लिए कुछ तो पूर्व आवश्यकताएं हैं, जैसे वस्तु डिविजिबल हो, वस्तु की मात्रा सीमित हो, उपभोक्ता अपने प्रेफरेंसेस को अधिमानता को व्यक्त कर सकते हों और इसको मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हों, क्योंकि बाजार में मूल्य मुद्रा के रूप में चुकाया जाएगा। इन सारी बातों के साथ दो महत्वपूर्ण चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं, और वो ये हैं कि वस्तु नॉन एक्सक्लूडेबल हो, मतलब वस्तु अपवर्जनीय हो, अर्थात एक व्यक्ति अगर उपभोग करे तो दूसरा व्यक्ति उससे वंचित रह जाए। तो एक तो एक्सक्लूडेबिलिटी, अपवर्जनीयता, और दूसरा वस्तु का राइवल होना, अर्थात वस्तु में प्रतिद्वंदिता है, उसको पाने के लिए विभिन्न उपभोक्ता आपस में प्रतिद्वंदिता करते हों, तो इस वस्तु को हम लोग निजी वस्तु कहते हैं। तो ये दो जो प्रमुख आधार हैं, अपवर्जनीय होना और प्रतिद्वंदिता युक्त होना, ये निजी वस्तु के गुण हैं। और अगर दोनों एक साथ पाए जाएं तो इन वस्तुओं को, अभी हम डिटेल समझ जाएंगे, कहते हैं कि निजी वस्तु के सारे गुण इसमें हैं और ये प्योर प्राइवेट गुड्स है, ये शुद्ध या विशुद्ध निजी वस्तु है। इसके विपरीत
दूसरी स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं को हम विभाजित नहीं कर सकते या वस्तु को हम विभाजित नहीं कर सकते, वो अपने समग्र रूप में ही उपभोग की जाएगी। और यदि समग्र रूप में उपभोग की जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि केवल एक या कुछ व्यक्ति अगर उपभोग करना चाहें तो उसमें से तोड़ के या काट के या विभाजित करके उनको दिया नहीं जा सकता। और इसको इस अर्थ में अगर हम मान लें कि वस्तु के समग्र रूप में जितने लोग उसका उपभोग करना चाहें सब उपभोग कर सकते हैं। और अगर सब उपभोग कर सकते हों एक साथ, तो ऐसी स्थिति में कोई भी उपभोक्ता उसके उपभोग से अपवर्जित नहीं होगा, वंचित नहीं होगा। सारे लोग एक साथ पूरी उस वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। और अगर ऐसी वस्तु हो कि सारे लोग एक साथ उपभोग कर सकते हों, तो कोई भी व्यक्ति न तो प्रतिद्वंदिता करेगा उस वस्तु को पाने के लिए, और जब उसको वस्तु उपलब्ध है बिना मूल्य दिए हुए, तो वो उसका मूल्य देने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो और अगर वो मूल्य देने के लिए तैयार नहीं होगा तो मार्केट मैकेनिज्म या बाजारीय व्यवस्था जो है उसमें इस वस्तु का उत्पादन भी संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तु को, कोई व्यक्ति का मतलब उत्पादक, ऐसी वस्तु को नहीं बनाएगा जिस वस्तु को बनाने पर उस वस्तु की जो लागत लगी है वो मूल्य के रूप में उसको प्राप्त न हो जाए। और कुछ ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो एक साथ सब लोग उपभोग करेंगे, एक के उपभोग से दूसरे का उपभोग वंचित नहीं होगा। इस नाते ये वस्तु जो है नॉन एक्सक्लूडेबल होगी, अनअपवर्जनीय होगी, गैर अपवर्जनीय होगी, अर्थात किसी को इसके उपभोग से अपवर्जित, वंचित नहीं किया जा सकता। और यदि वंचित नहीं किया जा सकता तो दूसरा गुण अपने आप विशेषता लागू हो जाएगी कि फिर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता आपस में प्रतियोगिता नहीं करेंगे, एक दूसरे के वो प्रतिद्वंदी नहीं होंगे, जैसा कि निजी वस्तुओं के संदर्भ में होता है। तो दूसरी जो वस्तु है उसमें दोनों गुण निजी वस्तुओं के विपरीत हैं। एक गुण है कि ये वस्तु नॉन एक्सक्लूडेबल है, अनअपवर्जनीय है, इसके उपभोग से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। और दूसरे ये कि इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के मध्य प्रतिद्वंदिता नहीं होती, अर्थात उपभोक्ता इस वस्तु के प्रति नॉन राइवल होते हैं, गैर प्रतिद्वंदी होते हैं। और इस प्रकार से इसमें गैर अपवर्जिता या अनअपवर्जन और अप्रतिद्वंदिता या गैर प्रतिद्वंदिता के गुण होते हैं जो निजी वस्तुओं के बिल्कुल विपरीत हैं। और ऐसी वस्तुओं को हम लोग सोशल गुड्स कहते हैं, सामाजिक वस्तु कहते हैं। तो निजी वस्तुओं का उत्पादन मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से संभव है। और ये जो दूसरी सार्वजनिक या पब्लिक गुड्स है या सोशल गुड्स है, इन वस्तुओं का उत्पादन मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से संभव नहीं है। ये दोनों के गुण हैं। और इसी आधार पर कहा जाता है कि ऐसी सभी वस्तुएं जो सामाजिक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करने के लिए सरकारों को बीच में आना होगा और इन वस्तुओं का उत्पादन सरकारें करेंगी और जिसके उत्पादन के लिए वो जनता से आय प्राप्त करेंगी और उसको इन वस्तुओं के उत्पादन पर व्यय करेंगी। और उन वस्तुओं के उत्पादन जब हो जाएंगे तो जनता इनका उपभोग करेगी बिना मूल्य चुकाए हुए। तो ऐसी स्थितियों में ये सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के भेद हैं। यहाँ पर हम एक बॉक्स डायग्राम टाइप चित्र बना के एक मैट्रिक्स का रूप दिया हमने, जिसमें 2 कॉलम हैं और 2 पंक्तियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये एक्सक्लूडेबल है, अपवर्जनीयता है इसमें,
और ये लिखा हुआ है नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, जहाँ पर अपवर्जन नहीं है होगा। और इधर लिखा हुआ है कि वस्तुएं जो है आपस में प्रतिद्वंदिता होगी, तो ये राइवल हैं। और ये गैर प्रतिद्वंदी हैं, जहाँ पर प्रतिद्वंदिता नहीं होगी। और इधर से और इधर से दोनों से जब हम कॉलम नंबर इस 1 नंबर के बॉक्स में पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर अपवर्जन संभव है और जहां पर वस्तु को पाने के लिए उपभोक्ताओं के बीच प्रतिद्वंदिता होगी, और ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्राइवेट गुड्स कहेंगे या हम प्योर प्राइवेट गुड्स कहेंगे। एक चौथा कॉलम में जब हम आते हैं ये चौथे नंबर के बॉक्स में, तो यह है अनअपवर्जनीय, ऐसी वस्तुएं जहां अपवर्जन संभव नहीं है, और ऐसी वस्तुएं जहां पर प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, तो ये गैर प्रतिद्वंदी हैं और ये अनअपवर्जनीय वस्तुएं हैं। और ऐसी वस्तुओं को हम सामाजिक वस्तुएं या विशुद्ध सामाजिक वस्तुओं के रूप में जानते हैं। अब 2 और बॉक्स बन रहे हैं, 2 और 3, दोनों में एक विशेषता तो निजी वस्तु की है और एक विशेषता सामाजिक वस्तु की है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि दूसरे नंबर में प्रतिद्वंदिता होगी, और अगर प्रतिद्वंदिता होगी तो ये निजी वस्तु का गुण है, लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, लेकिन हम किसी को इसके उपभोग से वंचित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। प्रतिद्वंदिता होगी लेकिन अपवर्जन का सिद्धांत नहीं लागू होगा। तो एक विशेषता निजी वस्तु की है, एक विशेषता सामाजिक वस्तु की है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिनमें ये नंबर 3 वाली विशेषताएं लागू होंगी, उनमें कुछ गुण निजी वस्तु का होगा, कुछ सार्वजनिक वस्तु का होगा, और इसलिए हम ऐसी वस्तुओं को मिश्रित वस्तु कह सकते हैं, मिक्स्ड गुड्स कह सकते हैं, जिनमें दोनों को गुण हैं। नंबर 3 वाला जो बॉक्स है उसमें इसका उल्टा है। इसमें जो है हम अपवर्जित तो कर सकते हैं, ये अपवर्जनीय है, लेकिन वहाँ पर प्रतिद्वंदिता नहीं है। तो ऐसी वस्तु में भी एक गुण निजी का है, एक गुण सार्वजनिक का है। ये 3 वाली ऐसी वस्तुओं को भी हम मिश्रित वस्तुएं कहेंगे। तो इस प्रकार से मुख्यतः जो शुद्ध या विशुद्ध निजी वस्तुएं हैं वो जिसमें ये दोनों गुण मिलेंगे, अपवर्जन होगा या अपवर्जन का नियम लागू होगा, और जहाँ पर वस्तुओं के प्राप्त होने के लिए उपभोक्ताओं के बीच प्रतियोगिता होगी। और इसका विपरीत यहाँ है, न तो यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं आप, और न तो वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रतिद्वंदिता होगी। ऐसी वस्तुओं को हम सामाजिक वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर लें तो निजी वस्तुओं के सारे उदाहरण हमारे समक्ष हैं। बाजार में कोई भी वस्तु जाएं खरीदने आप, तो जिस वस्तु को आप खरीद लाते हैं उसका उपभोग आप करते हैं, दूसरा उस वस्तु के उपभोग से वंचित रह जाता है। ये निजी वस्तुओं की मात्रा है कि एक तरह से अर्थ है। और हम क्योंकि वस्तु बाजार में सीमित है और सारे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने अगर जाते हैं तो आपस में प्रतिद्वंदिता वहाँ होती है, और पहले हम ले लें या मैं प्राप्त कर लूँ, इस तरह की प्रतिद्वंदिता होती है। और इसी प्रतिद्वंदिता के कारण और इसी अपवर्जन के कारण ही उपभोक्ता उस वस्तु का मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है। अगर सार्वजनिक वस्तुओं के शुद्धता उदाहरण हम लें तो सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का है, डिफेंस का है, जिसमें जब हम देश को बाहरी आक्रमणों से या किसी भी प्रकार से बाहर के से सुरक्षित रखते हैं, तो देश के भीतर जितने भी नागरिक हैं वे सब सुरक्षित होते हैं। उनकी आर्थिक क्रियाओं में किसी तरह की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती, और इसमें किस व्यक्ति को कितना लाभ मिला ये पता नहीं चल सकता, बताया नहीं जा सकता, और इसको विभाजित करके अलग अलग लोगों से उनके मूल्य नहीं लिए जा सकते। और इस रूप में कहा गया कि इस प्रकार से अगर देश की सुरक्षा की व्यवस्था सरकारें करती हैं तो इस सुरक्षा व्यवस्था से सब लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक लाभान्वित हुआ दूसरा उससे छूट गया, और इस नाते यहाँ पर अपवर्जन का सिद्धांत नहीं लागू होता। और क्योंकि सबको ये सुविधाएं एक साथ मिलती हैं और इसलिए उसका मूल्य कोई देने के लिए तैयार नहीं होता, और इस प्रकार से ऐसी वस्तुएं निजी क्षेत्र में बन पाना संभव नहीं है, मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा संभव नहीं है। इस नाते ऐसे वस्तुओं का उत्पादन या ऐसे वस्तुओं की व्यवस्था जो है ये सरकारों द्वारा की जानी चाहिए और की जाती है।
तो यहाँ पर एक चित्र बना के हम दोनों वस्तुओं के अंतर को देख सकते हैं। यहाँ हमने उसी अंतर को बताने के लिए कुछ उदाहरण लिए हैं। पहले हम चित्र समझा देते हैं, फिर निजी और सार्वजनिक वस्तुओं पर हम फिर पहुँचते हैं और कुछ जो उनके बीच हम उदाहरण दे के अंतर समझा सकते हैं वो समझाने का फिर प्रयास करते हैं। एक चित्र ऊपर है, ये प्राइवेट गुड्स के बारे में है और सरलता के लिए ये माना गया है कि बाजार में दो ही उपभोक्ता हैं, क्योंकि चित्र में दो अक्षों पर हम आसानी से दो ही उपभोक्ताओं या उत्पादकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह मान लिया गया कि मान लीजिए ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल दो ही उपभोक्ता हैं और निजी वस्तु का उत्पादन कैसे होता है, निजी वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है, वो हम देख सकते हैं। तो बाजार में कोई एक वस्तु है जिसको हम निजी वस्तु कह रहे हैं और इस निजी वस्तु के लिए दोनों व्यक्ति अपने अपने ऑफर प्रस्तुत करते हैं कि इतने मूल्य पर हम इतना खरीदेंगे और इसी ऑफर को हम मांग वक्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं कि मांग वक्र वही दिखाता है कि अगर इतना मूल्य हो तो उपभोक्ता कितना वस्तु खरीदेगा। तो दोनों अपने अपने प्रेफरेंस को, अधिमानता को व्यक्त करते हैं बाजार में और ये उनके मांग के वक्रों द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इस चित्र में दो उपभोक्ता हैं, ए और बी, या एक उपभोक्ता या दूसरा उपभोक्ता। पहले वाले उपभोक्ता का मांग वक्र है ये D1 और दूसरे वाले उपभोक्ता का मांग वक्र है ये यहाँ से लेके ये D2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं अगर थोड़ा सा आपको कहीं से वो लगे कि तो ये D डैश कर देता हूँ, इसको D रहने देता हूँ। तो ये DD1 जो है ये पहले उपभोक्ता का मांग वक्र है और D डैश और D2 ये दूसरे उपभोक्ता का मांग वक्र है। तो दोनों के मांग वक्र ये बता रहे हैं कि किस मूल्य पर वो कितना मांग करेंगे, क्योंकि बाजार में जो मूल्य निर्धारित होगा दोनों के मांग के आधार पर निर्धारित होगा। इस नाते दोनों की मांग को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो किसी एक मूल्य पर हम दोनों की मांगों को जोड़ सकते हैं। तो विभिन्न मूल्यों पर इनकी मांगों को जोड़ेंगे तो बाजार का कुल मांग हमको पता चल जाएगा। तो सबसे जो बेहतर रूप है, मांग वक्रों को हम सरल रेखा के रूप में खींचें और वैसे स्थिति में इन्हें जोड़ पाना बहुत आसान होता है। केवल दो बिंदु हमको ज्ञात करने होते हैं और वहाँ से वक्र खींचे जा सकते हैं। तो इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक, इस मूल्य तक तो मांग शून्य है पहले वाले उपभोक्ता की। पहले वाले उपभोक्ता की मांग शून्य है जब तक मूल्य जो है OD है। तो ऐसी स्थिति में केवल दूसरे उपभोक्ता की ही मांग है और वो मांग यहाँ से प्रदर्शित है, इतनी, मतलब इतनी मांग है उसकी। और मान लीजिए मैं यहाँ एक के बिंदु रख दूँ तो कह रहा हूँ दूसरे की मांग जो है वो DK है जब मूल्य है OD और पहले की मांग है शून्य, तो दोनों का योग केवल DK ही होगा। अब इसके नीचे एक दूसरा मूल्य लेते हैं OP मूल्य पर आप देखेंगे कि पहले वाले की मांग यहाँ तक, मान लीजिए मैं R लिख दूँ और यहाँ मान लो T लिख दूँ। पहले वाले की मांग है P से लेके R तक, यहाँ OX1 है और दूसरे की मांग है P से लेके T तक, ये है OX2। और दोनों की मांग इस मूल्य पर कितनी है, पहले की इतनी, दूसरे की इतनी, मतलब इस दूसरे में इतना और जोड़ेंगे तो इतना जुड़ के जब आगे जाएगा तो ये XT हो जाए, जिसका मतलब है कि टोटल डिमांड X1 और X2 का जोड़ कर जो पहले और दूसरे उपभोक्ता की मांगों का योग है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा E और इस K और E को मिला के एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये मांग वक्र होगा दोनों का टोटल। और दोनों का टोटल के बिंदु के ऊपर केवल एक ही मांग है उपभोक्ता नंबर 2 की और उसके आगे दोनों का टोटल है। तो ये टोटल डिमांड कर्व जो हो जाएगा वो D डैश K और DT होगा। और अगर हम मान लें कि पूर्ति का वक्र बाजार का ये है SS डैश, तो दोनों के संतुलन बिंदु यहाँ होंगे E बिंदु पर और E बिंदु से जो बाजार में मूल्य निर्धारित होगा वो OP होगा। तो बाजार का मूल्य दोनों क्रेताओं या हम कह लें सभी क्रेताओं के मांग के कुल योग द्वारा निर्धारित होगा, मांग पूर्ति के संतुलन द्वारा, और यही मूल्य दोनों से लिया जाएगा। अब इन पर निर्भर है कि कितना कौन खरीदेगा। तो यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
पहला वाला उपभोक्ता जो है वो x1 मात्रा खरीदेगा इस मूल्य पर, दूसरा वाला OX2 खरीदेगा और दोनों मिला के OXT खरीदेंगे। ये निजी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत ऐसा होगा। दूसरे चित्र में सोशल गुड्स है, जिसमें हम सोशल गुड्स की ये विशेषता है कि ये अपने समग्र रूप में सबके द्वारा उपभोग की जाएगी। इसका मतलब इसका विभाजन नहीं होगा, जैसे यहाँ विभाजन हो गया कि पहला वाला OX1 लेगा, दूसरा वाला OX2 लेगा, वहाँ पर विभाजन नहीं होगा। समग्र रूप में जितनी भी वस्तु है सामाजिक, उस वस्तु का उपभोग सारे लोग एक साथ करेंगे, जैसे हमने डिफेंस का उदाहरण दिया। तो यहाँ पर अगर ये दो मांग वक्र हैं, जैसे PD1 पहले का है और इसी तरह से P-D2 दूसरे का है। अब की बार क्योंकि मूल्य नहीं निर्धारित है, अब की बार ये निर्धारित है कि इतनी कुल मात्रा है और जिसका दोनों उपभोग करेंगे, और दोनों की मांग की स्थितियां अलग अलग हैं। किसी व्यक्ति को उस वस्तु की ज़्यादा आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को कम आवश्यकता है। जिसको कम आवश्यकता है वो कम मूल्य देगा, जिसको ज़्यादा आवश्यकता वो ज़्यादा मूल्य देगा। अब जैसे अगर हम डिफेंस की बात करें तो देश की सीमाओं पर जो लोग रहते हैं निकटवर्ती क्षेत्रों में, अगर बाहरी आक्रमण होता है तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है। वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना, वहाँ पे खेती करना, वहाँ पर सेवाएं उपलब्ध कराना, ये दिक्कत वहाँ हो जाएगी और उनकी अर्थव्यवस्थाएं या उनकी व्यवस्थाएं या आर्थिक स्थितियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसी स्थिति में वहाँ के लोग चाहेंगे कि सरकार कुछ ऐसा करे कि बाहर से किसी तरह के कोई आक्रमण न हो, किसी तरह की अस्थिरता इस क्षेत्र में न आए, ताकि उनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो आसानी से चलती रहें। और इस रूप में वहाँ के लोग ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो वहाँ से सुदूर हैं और जिनको ये डर ही नहीं है कि बाहर अगर आक्रमण होता है तो यहाँ पर कोई असर पड़ेगा या पड़ेगा तो कम पड़ेगा, तो वहाँ के लोग इसका मूल्य कम चुकाने के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से स्थिति हो सकती है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सामान्य तौर पर सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में इस तरह से मूल्य जो है कि प्रस्ताव या ऑफर निजी व्यक्तियों द्वारा किए नहीं जाते, मतलब जनता द्वारा। इस नाते इस मांग वक्र को हम कह सकते हैं कि ये मांग वक्र एक तरह से काल्पनिक मांग वक्र है, एक तरह से ऐसा मांग वक्र है जो नकली है, छद्म है, कृत्रिम है, और हम इसको स्यूडो डिमांड कर्व के रूप में स्वीकार करते हैं। कई बार कई अर्थशास्त्रियों ने इस तरह के वक्रों के उपयोग भी किए हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे, वैसे मैंने इसका वीडियो पहले डाल दिया है और इसी उस पर है, टैक्सेशन थियरी में एक बेनिफिट थियरी है टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स में, और वहाँ पर एरिक लिंडल का एक सिद्धांत है वॉलंटरी एक्सचेंज थियरी ऑफ टैक्सेशन, और जहाँ पर वो स्वीकार करते हैं कि निजी वस्तुओं की भांति ही सार्वजनिक सेवाओं के लिए भी व्यक्ति अपने मूल्य के प्रस्ताव करेगा, और अगर हम उनको मान लें ऐसा संभव हो तो इस तरह के वक्र बन सकते हैं, बनेंगे। तो दोनों के डिमांड कर्व इस तरह के हैं, और इन डिमांड कर्वों को, वक्रों को जब हम जोड़ेंगे किसी निश्चित मात्रा सरकारी सेवा के लिए, तो उस निश्चित मात्रा पर कितना मूल्य ए देने को तैयार है, कितना मूल्य बी देने को तैयार है, उसको जोड़ेंगे। और उस स्थिति में ये वक्र, मांग वक्रों का ये वर्टिकल जोड़ होगा, मतलब हम लंबवत इसको जोड़ेंगे। इसमें हमने क्षैतिजीय जोड़ा था, तो लंबवत जब जोड़ेंगे तो ये वक्र, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वक्र है, और इस वक्त इतनी ही मात्रा है कुल सार्वजनिक वस्तुओं की OX, और जो हमने वक्र खींचे हैं वो ये हैं। और इस वस्तु के लिए A कितना मूल्य देने के लिए तैयार है, B कितना मूल्य देने के लिए तैयार है, उस रूप में जब हम जोड़ेंगे तो इन वक्रों को हम इस बिंदु तक, तो ये जो है इसका वक्र ये आया है, इसी वक्र में A का हिस्सा जब जुड़ेगा तो ये वक्र ये D2 का रूप लेगा, ये DT, और यहाँ से आके जो है इस बिंदु से मिलके आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये D1 पर, ये D1 की इतनी पूरी मात्रा इसमें जुड़ती है, और ये एक तरह से वर्टिकल इसका टोटल होता है,
और इस रूप में जो वक्र बनेगा दोनों का योग वो अब की बार ये होगा dt, और यहाँ से सीधे आके यहाँ मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ के, तो dt के और d2 ये बाजार का समग्र मांग वक्र होगा सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में। अगर ये सप्लाई का कर्व हो जैसे यहाँ था तो मूल्य यहाँ निर्धारित होगा ई बिंदु से और ये मूल्य होगा OP, और इस मूल्य के दो हिस्से होंगे अब की बार, दोनों बराबर मूल्य नहीं देंगे। जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है जो ज़्यादा मूल्य दे वो देंगे, जिनकी आवश्यकता कम महसूस करते हैं उन सेवाओं की वो कम मूल्य देंगे, और उस मूल्य को अब की बार दोनों के लिए अलग अलग मूल्य होगा जो उनके मांग वक्रों द्वारा निर्धारित होगा। और इस रूप में हम देखेंगे कि इस मांग वक्र को D2 को S यहाँ काट रहा है, D1 को यहाँ काट रहा है, इनके द्वारा निर्धारित मूल्य P1, इनके द्वारा निर्धारित, ये इसको 1 करते हैं, ये 2 कर देते हैं ऊपर वाले को। तो इस प्रकार से पहले उपभोक्ता द्वारा जो मूल्य दिया जाएगा वो OP1 होगा, दूसरे द्वारा OP2 होगा। ये ध्यान रहे कि हमने इस चित्र को बनाया है। सामान्य तौर पर सार्वजनिक वस्तुओं के लिए इस तरह के मूल्य के प्रस्ताव होते नहीं हैं, लेकिन निजी वस्तुओं से सार्वजनिक वस्तुओं के जब हम तुलना करते हैं तो इस तरह के हम स्यूडो डिमांड कर्व या ये जो छद्म या नकली मांग वक्र है उसके आधार पर दोनों का अंतर स्पष्ट करते हैं। अब मैं समय इस वीडियो के लिए बहुत कम है, तो ऐसी स्थितियाँ, कई ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जब सार्वजनिक वस्तुएं पूर्णतः मिश्रित रूप में जब होती हैं। वैसी स्थिति में कई बार वहाँ निजी क्षेत्रों में उनके उत्पादन होते हैं, कई बार सामाजिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्पादन होते हैं। वो इस पर निर्भर करते हैं कि क्या वस्तुओं के मूल्य बाजार में लिए जा सकते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मूल्य लिए जाएं और मूल्य के माध्यम से यदि वस्तुओं को बेचा जाए तो बाजार में किसी तरह की ऐसी विकृतियां या ऐसे डिस्टोर्शंस या ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएं जो ऐसा करने से बाधित कर दें। तो वैसी स्थितियों में मिश्रित वस्तुओं के संदर्भ में ये हो सकता है कि वो निजी क्षेत्र में हों, कहीं हो सकता है निजी क्षेत्र वहाँ अप्लाई न किया जा सकता हो और वो सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादित की जाए, और कहीं ऐसा भी संभव है कि कुछ सीमा तक निजी क्षेत्र भी उत्पादन करे, कुछ सीमा तक उसको सार्वजनिक क्षेत्र में भी उत्पादित किया जाए। तो मिश्रित वस्तुओं के संदर्भ में इस तरह की बातें आती हैं। संयोग से इस वीडियो में क्योंकि समय में कम हमको मिल पा रहा है, अन्यथा हम कई उदाहरण दे के इस चीज़ को समझा सकते थे, और हमें अगर सुविधा हुई तो मैं देखूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीज़ें छूट रही हैं उदाहरण के तौर पर उनको हम समाहित कर देंगे और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और अंतर को समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।